अब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने आ पहुंची। इससे दोनों राजाओं ने सबक लिया। चिक्कदेवराय जानता था कि अगर मराठे फिर से तेज हमला करते हैं तो उसकी सेना का बड़ा नुकसान होगा। उसने अपने सभी सेना को अर्धचंद्र व्यूह में रचने का आदेश दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जान गए कि चिक्कदेवराय ने इस व्यूह को रचकर बढ़त हासिल की है, क्योंकि मराठों के पास तीरंदाज नहीं थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस व्यूह को तोड़ने का निर्णय लिया। मैसूर के वाडियार जो मुगलों के सहयोगी थे, वे अभी मराठों को चुनौती दे रहे थे। मैसूर के राजा चिक्कदेवराय मराठों का प्रभुत्व समाप्त करना चाहते थे। इधर संभाजी महाराज अपने आंतरिक कलह से निपटने में लगे हुए थे। साथ ही मुगलों को भी जैसे के तैसा उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सिद्दी और मुगल सरदार हुसैन अली दोनों को युद्ध में परास्त किया, जिस कारण मुगल बादशाह औरंगजेब बौखला उठा। छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कितने ही दुश्मन थे, पर वे डरे नहीं और हर एक दुश्मन को परास्त करने में लग गए। अब उन्होंने अपना मोर्चा दक्षिण की तरफ किया। दक्षिण में मराठा स्वराज्य काफी मजबूत स्थिति में था और अब दक्षिण की राजनीति में कोई बड़ा शासक बचा नहीं था। दक्षिण की राजनीति काफी पेचीदा थी। औरंगजेब भी अपना प्रभाव दक्षिण में करना चाहता था। मुगलों ने दक्षिण में मैसूर के वाडियार के साथ गठबंधन बनाया, जिससे मराठों का दक्षिण में एक नया दुश्मन तैयार हो गया। दक्षिण में मराठों के बेल्लारी, बंगलुरु, जिंजी ये प्रदेश थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते थे। साथ ही संभाजी महाराज के चाचा एकोजी भोसले का भी राज्य तंजावर में था, जिससे मराठा दक्षिण में अपना वर्चस्व निर्माण करके मुगलों को उत्तर की तरफ धकेलना चाहते थे। दक्षिण में स्वराज्य का सब कारभार हरजी महाडिक संभालते थे। मैसूर के शासक चिक्कदेवराय ने अपने आसपास के सभी छोटे छोटे राज्यों पर अपना वर्चस्व निर्माण किया था। चिक्कदेवराय ने अपने प्रमुख सरदार कुम्मराया को यह जिम्मेदारी दी कि वह आसपास के सभी राज्यों पर वाडियारों का वर्चस्व निर्माण करे। कुम्मराया ने राजनीतिक और कूटनीतिक चाल चलते हुए मदुरई के साथ ही आसपास के राज्यों पर अपना वर्चस्व निर्माण कर लिया। मैसूर को दक्षिण में कोई उत्तर देने वाला बचा नहीं था, और कोई बचे होंगे तो वे केवल मराठे। मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मैसूर के साथ गठबंधन निर्माण करने का प्रयास किया, जो कि विफल रहा। कुम्मराया ने हरजी महाडिक को छत्रपति संभाजी महाराज के नज़र में गद्दार साबित करने और मराठों में आंतरिक कलह निर्माण हो, इस उद्देश्य के साथ एक चाल चली। उसने सबसे पहले मदुराई के राजा चोक्करनाथ के द्वारा यह अफवाह उड़ाई कि वह मैसूर के विरुद्ध लड़ना चाहता है और उसके लिए वह मराठों की मदद लेकर उसके शहर तिरुचिरापल्ली को मुक्त करना चाहता है। जिसके बाद कुम्मराया ने हरजी को रिश्वत देने का प्रयास करके मराठों में आपसी कलह निर्माण करने की विफल कोशिश की और इधर अपने राजा चोक्करनाथ राय को सेना भेजने को कहा, जिससे वह जिंजी पर हमला करना चाहता था। लेकिन हरजी महाडिक को कुम्मराया और मैसूर की ये चाल पता चल गई। अब हरजी पूरी तरह से गुस्सा हो गए और वे मैसूर के वाडियार को बड़ा सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बड़ी सेना लेकर मैसूर पर हमला किया। वे मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर सीधा हमला करना चाहते थे। मैसूर पर हमले की सूचना मिलते ही चिक्कदेवराय ने अपने सेनापति कुम्मराय को उसे रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद कुम्मराय अपनी सेना के साथ मराठों को रोकने के लिए आया और मराठा और मैसूर के बीच भीषण युद्ध हुआ। मैसूर के राज्य की ताकत थी उसकी तीरंदाज। हरजी ने सबसे पहले मैसूर की सेना पर हमला चढ़ाया, लेकिन मराठा मैसूर की सेना तक पहुंचे इसकी पूर्व ही उन्हें मैसूर के तीरंदाजों के हमले के कारण पीछे हटना पड़ा। अब हरजी ने अपनी रणनीति बदल दी और उन्होंने अपने तीरंदाजों को आगे किया और एक तेज हमला चढ़ाया, जिससे मैसूर सेना धराशायी हो गई। ये एक तेज हमला था जिसके तहत मराठा सेना मैसूर की सेना पर हमला चढ़ाकर पीछे हट गई। कुम्मराय समझ गया कि अगर मराठा फिर से हमला करते हैं तो उसकी हार निश्चित है। उसने मराठों के आगे शरणागति ली और दोनों सेनापति के बीच शांति वार्ता हुई। हरजी महाडिक भी अपने सेना का नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए वे भी तैयार हो गए। मराठों के हर शर्त को मैसूर ने मान लिया, लेकिन ये मैसूर की एक चाल थी जिसके तहत उन्होंने अपनी बाकी सेना को बुलाकर मराठों पर हमला चढ़ाया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य था मराठा नेतृत्व को खत्म करना।
अचानक हुए हमले में मैसूर सेना ने मराठों के प्रमुख सरदार दादाजी काकड़े, जैताजी काटकर, संताजी निंबाळकर को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। जिंजी को बचाने के लिए हरजी महाडिक को पीछे हटना पड़ा। हाथ आई हुई विजय के बाद भी मराठों को पीछे हटना पड़ा। इस सब की सूचना छत्रपति संभाजी महाराज को प्राप्त हुई, जिससे छत्रपति संभाजी महाराज बहुत आहत हुए और उन्होंने मैसूर से अपने सरदारों की हत्या का बदला लेने का तय किया। दक्कन में औरंगजेब होने के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज दक्षिण पर हमला करने के लिए निकल पड़े। वे मैसूर का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, जिससे मुगल गठबंधन कमजोर पड़ जाए। उनकी सेना में लगभग 10,000 घुड़सवार सेना थी। उन्होंने इस मोर्चे के लिए अपने सहयोगियों को भी बुला लिया, जिसमें गोवलकोंडा के कुछ सरदारों की लगभग 10,000 की सेना थी। साथ ही किलरी राज्य की महान रानी चेन्नम्मा की भी लगभग 5,000 सैन्य था। 25,000 की सेना का नेतृत्व स्वयं छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। उन्होंने पूरी तरह से यह तय कर लिया कि वे मैसूर को अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसके बाद वे मराठों पर कभी हमला करने का भी सपने में नहीं सोचेंगे। ऐसा ही सबक इसके पहले छत्रपति संभाजी महाराज ने सिद्धियों को भी सिखाया था। इतनी बड़ी सेना के आने की सूचना से मैसूर के वाडियार राज्य में खलबल मच गई। उस समय तक संपूर्ण हिंदुस्तान में मराठों के युद्ध का एक भय सा था। मराठों के तेज और छिपकर वारों के कारण बड़ी बड़ी सेना धराशायी हो जाती। अब तो छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा खुलकर सामने के युद्धों में तेज हमला करते। अब चिक्कदेवराय इधर सोच में पड़ गया कि अब वो करे तो करे क्या। उसने एक योजना बनाई जिससे वह मराठों को श्रीरंगपट्टनम पहुंचने के पहले ही रोकना चाहता था। उसने गुप्तचरों से जानकारी जुटाना आरंभ किया, जिससे उसे मराठों को रोकने का नया फार्मूला मिल गया, तीरंदाज। वह अपनी सेना के साथ निकल पड़ा और दोनों सेनाओं का सामना बनावार में हुआ। अब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने आ पहुंची। मैसूर सेना में 15,000 सैनिक थे और उसकी सेना में केवल और केवल 15,000 तीरंदाज थे। चिक्कदेवराय जानता था कि मराठा की सेना में तीरंदाज नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज भी इस बात को अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने कुछ घुड़सवार और कुछ सेना की टुकड़े को मैसूर की सेना के एक अंग पर हमला करने का आदेश दिया। मराठा सेना को आते देख मैसूर के सैनिकों ने तीर दागना शुरू किया। इसके बावजूद मराठा घुड़सवार मैसूर की सेना के पास पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन इसमें मराठों का काफी नुकसान हुआ और मराठा सेना पीछे हटी। इस पहले वार में भले ही मराठों का नुकसान हुआ हो, लेकिन वे मैसूर के एक अंग को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। इससे दोनों राजाओं ने सबक लिया। चिक्कदेवराय जानता था कि अगर मराठे फिर से तेज हमला करते हैं तो उसकी सेना का बड़ा नुकसान होगा और उसकी सेना संख्या में भी कम है। उसने अपने सभी सेना को अर्धचंद्र व्यूह में रचने का आदेश दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जान गए कि चिक्कदेवराय ने इस व्यू को रचकर बढ़त हासिल की है, क्योंकि मराठों के पास तीरंदाज नहीं थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस व्यू को तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें काफी जोखिम था। उन्होंने अपने घुड़सवार सेना को मैसूर की सेना को विभाजित करने का आदेश दिया। अब मराठा सेना सीधे मैसूर की सेना पर टूट पड़े। सेना सीधी जाकर अर्धचक्र में काटकर वापस लौटी, जिससे दोनों सेना का नुकसान हुआ, लेकिन इसमें मराठों का ज्यादा नुकसान हुआ। छत्रपति जानते थे कि वे इस युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने अनेक मराठा सैनिकों की बलि देनी पड़ेगी, जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं होते। और हुआ कुछ ऐसा ही, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने मावड़े प्रिय थे। दोनों सेना अपने अपने शिविर के पास ही रचना में टिकी रही, लेकिन छत्रपति ने एक ऐसी चाल चली जिससे मैसूर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट होने वाला था, और इसके लिए तैयारी के लिए वे पीछे हटकर तंजावुर की तरफ निकल पड़े। चिक्कदेवराय भी चकित हुआ, उसे भी इसकी अपेक्षा नहीं थी। मराठा सेना छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में तंजावुर में जा पहुंची, जिससे हर किसी को आश्चर्य हुआ। आखिर छत्रपति संभाजी महाराज क्या करना चाहते थे, किसी को नहीं पता था। इधर चिक्कदेवराय की सेना भी वापस श्रीरंगपट्टनम जा पहुंची।
उसने अपनी आधी सेना तंजावर के पास के मदुरै राज्य के नियंत्रण वाली तिरुचिरापल्ली के किले में भेजी। संभाजी महाराज कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे मैसूर राज्य ढहने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज के चातुर्यता को देखेंगे अगले भाग में।